तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 के और पार्ट 1 है स्वतंत्र भारत में राजनीति और चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे लोग 3 चुनौतियां और विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन की प्रक्रिया और परिणाम को देखेंगे लोग, और राजवाड़ों का विलय, समस्या, सरकार का नजरिया और हैदराबाद और मणिपुर को देखेंगे लोग। और लास्ट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में ये सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे लोग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सबसे पहले एक पृष्ठभूमि देखेंगे लोग। तो 1947 और 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि जो हिंदुस्तान है वो आज़ाद हुआ, और जब आज़ादी मिली तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, फर्स्ट पीएम नेहरू जी थे। तब इन्होंने संविधान सभा को इन्होंने संबोधित किया, और उस संबोधन में इन्होंने एक बात कही और इसे ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना गया। और हिंदुस्तान की जनता वो 2 बातों पर बहुत पहले से सहमत हो गए थे। तो पहला, सभी लोग देश को लोकतांत्रिक ढंग से चलाना चाहते थे, और गुड फॉर ऑल, सबका कल्याण करे, और पुअर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। तो दूसरी बात ये कही गई गुड फॉर ऑल, तो जो सरकार है वो सबका कल्याण करेगी, पुअर एंड डिसएडवांटेज सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लोग 3 चुनौतियां, 3 चैलेंज। तो इसमें पहला है एकता व अखंडता, दूसरा है लोकतंत्र को कायम करना, तीसरा है पूरे समाज का भला हो। तो पहला था एकता व अखंडता का चैलेंज करना। तो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो एकजुट हो। इस चुनौती का आधार क्या था कि आकार बहुत ज्यादा था और उसमें विविधता इतनी ज्यादा है। ये जो विविधता है वो धर्म की, संस्कृति की, भाषा की थी। दूसरा है लोकतंत्र को कायम करना। तो लोकतंत्र को कैसे कायम रखा जा सकता था? तो लोकतंत्र को कायम करना, अगर सबको फंडामेंटल राइट्स देना था और सभी को राइट टू वोट देना है, वोट देने का अधिकार देना है, या संसदीय व्यवस्था। और हमने उस वक्त संसदीय व्यवस्था को अपनाया था, लेकिन हम लोगों ने ये सारी चीजें संविधान में अपना तो ली थी, लेकिन इसे जो राजनीति है वो इसे व्यवहार में कैसे लाएगी, जो हमारे राजनीति है वो इसे व्यवहार में कैसे लाएगी। तो और तीसरा है पूरे समाज का भला हो। तो समाज का अधिकार, तो समानता का अधिकार, और समानता कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर होंगे। और पाकिस्तान ने नागरिकता के आधार को धर्म का आधार बना लिया, लेकिन हम लोगों ने नागरिकता को धर्म का आधार नहीं बनाया। जो धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर कम है उन्हीं को अल्पसंख्यक कहा, जिसकी संख्या कम संख्या में है। और पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की। और नीति के निर्देशक तत्व में हमने उन बातों को शामिल किया जो एक कल्याणकारी शासन के लिए बहुत जरूरी थी। और नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन की प्रक्रिया और परिणाम में देखेंगे लोग। तो विभाजन का आधार क्या था? तो विभाजन का आधार था मजहब या धर्म। तो यहाँ पे 2 नेशन की थ्योरी में देखेंगे लोग। तो भारत जो 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। और यहाँ पे कहा गया धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर विभाजन हुआ। तो जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होंगे उसको पाकिस्तान कहेंगे, और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है उसे भारत कहेंगे। और इस प्रक्रिया में 4 समस्याएं थी, 4 प्रॉब्लम्स थी। तो पहली बात तो ये थी, ब्रिटिश भारत में कोई भी इलाका ऐसे नहीं था जहाँ मुसलमानों की आबादी थे या फिर मुसलमानों की आबादी है। और दूसरा है हर मुसलमान इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो। तो हर मुसलमान इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। और पंजाब और पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक मुसलमान थे और अल्पसंख्यक थे दोनों तरफ। और नेक्स्ट है विभाजन की परिणाम देखेंगे लोग। तो इसके परिणाम हिंसा और विस्थापन। तो विभाजन में सबसे बड़ा परिणाम जो देखने के मिला वो विस्थापन व पुनर्वास था। और दूसरा था बड़ी आबादी शरणार्थी हो गई, और स्थानांतरण, हिंसा, अनियोजित त्रासदी भरा था। और धर्म के आधार पर हत्याएं व अत्याचार शुरू हो गए। और लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे। और 80 लाख शरणार्थियों, और जो शरणार्थी बने थे उनकी संख्या 80 लाख लगभग थी। और एक प्रश्न उठता है, क्या भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन गया था? इंडिया ए हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? तो पहला है विभाजन का आधार धर्म था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विभाजन का आधार धर्म था। तो जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में थे, और जो हिंदू थे वो भारत में थे। तो भारत जो है वो एक बेसिकली हिंदू राष्ट्र बन गया।
और दूसरा है 1951 में भारत मुस्लिम आबादी 12% थी और धार्मिक अल्पसंख्यकों सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, ये सब जो ग्रुप है वो भारत में थे। और संविधान में सबको बराबर अधिकार है और नागरिकता का आधार धर्म नहीं माना। साथ ही हमने ये नागरिकता को हमने धर्म का आधार नहीं माना और ऐसे में हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष राज सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट को चुना। और अखाड़े का विलय देखेंगे लोग तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें, इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है ब्रिटिश भारतीय प्रांत, तो इन दोनों में अंतर क्या था, तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और यहाँ पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, प्रत्यक्ष नियंत्रण था ब्रिटिश का। और दूसरी है देसी रियासत, यहाँ पर राजाओं का शासन था पर ब्रिटिश के अधीन था। और देसी रियासतें की संख्या 565 प्लस थी और समस्या ये थी कि 565 रियासतें थी और ये जो 565 रियासतें थी, जब देश आज़ाद हुआ तो ये भी आज़ाद हो गया। और इनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में पाकिस्तान में आ जाओ या स्वतंत्र रह लो। जैसे रावणकोट की बात करेंगे लो। और भोपाल के जो नवाब थे वो संविधान मानने से इनकार कर दिए थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और भी कई सारे रियासतें थी, तो रावणकोट, भोपाल, हैदराबाद ये शामिल नहीं हुए। इसके बाद अगली बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र का निर्माण कैसे हो, अखंडता जो है वो कैसे कायम हो। और इन रियासतों को लेकर के सरकार की नजरिया देखेंगे लोग। इन रियासतों को लेकर के भारत के क्या नजरिया था वो देख लेते हैं लोग। इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे लोग, उनके द्वारा किस तरीके का एक नजरिया अपनाया गया, उनके द्वारा किस तरह के नजरिया अपनाया गया कि हम इन्हें भारतीय संघ में शामिल करवा सके। तो गवर्नमेंट की अप्रोच देखते हैं लोग। तो अंतरिम सरकार, तो जो अंतरिम सरकार थी वो देश के बढ़ जाने की संभावना का विरोध किया और मुस्लिम लीग ने इस कदम का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस कदम की विरोध किया कि, और रजवाड़ों की संख्या देखेंगे लोग तो उड़ीसा में 26 रियासतें थी और छत्तीसगढ़ में 15 रियासतें थी और सौराष्ट्र में 14 छोटे रियासतें थी और 119 बड़े, सौराष्ट्र में 14 बड़े सौराष्ट्र थी और रियासतें थी और 119 छोटे रियासतें थी। और शांतिपूर्वक बातचीत व समझौते में देखेंगे लोग तो ज़्यादातर रियासतें 15 अगस्त 1947 के पहले शामिल हो गए। तो ज़्यादातर रियासतें 15 अगस्त 1947 के पहले ही शामिल हो गए थे और जो शामिल हुए थे वो एक सहमति डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस। एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे लोग कि हम लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। और दूसरा देखेंगे लोग तो देसी राजवाड़ों से बातचीत में 3 बातें सामने आई। पहला है ज़्यादातर भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी और दूसरा है लचीला स्वायत्तता, बाकी सरकार के द्वारा थोड़ा सा जो अपना तरीका वो लचीला अपनाया गया कि अगर आप स्वायत्तता चाहते हैं तो हम प्रदान करेंगे। तीसरा जो है वो इलाकों के जो सीमा होगी वो क्या होगी और सीमा विवाद को लेकर के सीमा विवाद सामने आ रहे थे। और नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद की रियासतें देखेंगे लोग। तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और ये निजाम एक टाइटल था। तो निजाम के शासन बहुत ही मनमर्जी वाला था और जनता द्वारा निजाम के खिलाफ आंदोलन किया गया था और निजाम के द्वारा अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। और यहाँ के अर्धसैनिक बल की तैनाती के सैनिकों को रजाकार कहा जाता था। और 1948 में सितंबर भारतीय सेना को रवाना किया और पुलिस की कार्रवाई, सेना की जो कार्रवाई हुई उसके बाद निजाम ने समर्पण किया और इसके साथ ही हैदराबाद भारत संघ में शामिल होगा। और ये जो पुलिस कार्रवाई हुई थी इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। और नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर। और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र था और यहाँ के राजा थे बोधचंद्र। बोधचंद्र जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र के जो शासन व्यवस्था है वो चले। और यहाँ पर ये पहला भाग था जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए थे। और राज्यों का पुनर्गठन में देखेंगे लोग तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे। एक है भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण, दूसरा है देश की एकता अखंडता बनी रहे। और ब्रिटिश भारत में जो प्रांत बनाए गए थे वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में महज एक ये प्रशासनिक मुद्दा नहीं था, अब इसमें एक चुनौती आ रहे थे सीमाओं के निर्धारण में भाषा संस्कृति के आधार। तो सीमाओं का निर्धारण में भाषा संस्कृति के आधार पर करना है। और कांग्रेस ने क्या किया था, तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1920 में नागपुर
और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा ये कह दिया गया था कि अब एक भाषा और एक प्रांत देंगे। और इसकी समस्या इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि अब धर्म के आधार पर विभाजन ऑलरेडी हो चुका था। ऑलरेडी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा था और ऐसे में भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर देते तो ऐसे में देश के जो अखंडता है वो उसका सुनिश्चित हम नहीं कर पाते। ऐसे में देश की एकता अखंडता बनी रहे इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन रीड्रॉ करना था। और ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज में देखेंगे तो पहला राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य बना तो तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और 1952 के दिसंबर में राज्य ने इस बात को मान लिए थे कि अब आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा उन्होंने कर दी थी, एक भाषा के आधार पर घोषणा कर दी थी। और राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 में मानचित्र बना और 1953 में सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। और 1956 में रिपोर्ट इसके बेस पे देश का नक्शा में कुछ चेंज आया। और 1956 में जब ये अधिनियम को माना गया तो तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनी। और 1960 में बम्बई को डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर। और 1963 में नागालैंड असम। और 1966 की बात करेंगे लोग तो पंजाब और हरियाणा। इस तरह से ये जो मांग है वो बढ़ती गई। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।